जय हिंद दोस्तों, मैं अभिषेक यादव स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल स्टडी विद अभिषेक में। शुरू करते हैं आज की सीरीज। देखते हैं आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके गत वर्षों में आए हुए प्रश्न हैं आपके पॉलिटिकल साइंस के, सिविक्स के। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। देखते हैं आज का पहला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन न्याय से सामाजिक सिद्धांत के प्रस्तावक हैं? इस आपके ऑप्शंस हैं, ए स्टीफन बार्कर, या बी विलियम मैटलैंड, या सी टी.एच. ग्रीन, या डी जॉन रॉल्स। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, जॉन रॉल्स। यानी कि जॉन रॉल्स ने अपने न्याय सिद्धांत का विकास करने के लिए संविदा सिद्धांत का सहारा लिया। और जॉन रॉल्स के वितरणात्मक न्याय का संबंध प्रक्रियात्मक न्याय से है। यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन और बनता है कि जॉन रॉल्स के वितरणात्मक न्याय का संबंध किससे है? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा प्रक्रियात्मक न्याय से। और वह अपने सिद्धांत को शुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय का सिद्धांत कहता है। यानी जॉन रॉल्स अपने जो न्याय का सिद्धांत है उसको शुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय का सिद्धांत कहते हैं। और जॉन रॉल्स ने प्रक्रियात्मक तथा वितरणात्मक न्याय के द्वारा सामाजिक न्याय के लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास किया है। और जॉन रॉल्स ने अपने न्याय सिद्धांत का वर्णन अपने प्रसिद्ध पुस्तक ए थ्योरी ऑफ जस्टिस जो 1971 में प्रकाशित हुई थी उसमें किया है उन्होंने। अगला प्रश्न देखते हैं। जस्टिस शब्द लैटिन शब्द से बना है। जस्टिस शब्द लैटिन शब्द से किस शब्द से लिया गया है? इसमें आपका ऑप्शन हैं, ए गुनगेटे और जस से, या बी जस्टिनियम से, या सी जुडिकेचर से, या डी जेस्टेस से। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, गुनटेगे और जस से लिया गया है। आपका जो जस्टिस का जो लैटिन शब्द जस और गुनगेटे से लिया गया है। जस्टिस लैटिन भाषा के जुनगेर और जस शब्द से लिया गया है, जिसका आशय होता है कि एक ऐसी व्यवस्था जिसमें व्यक्ति का प्रभावी विकास हो सके। यानी जस का जो शाब्दिक अर्थ होता है उसका ये मतलब होता है कि जिससे एक ऐसी व्यवस्था जिसमें व्यक्ति का प्रभावी विकास हो सके। न्याय एक ऐसा सामाजिक आदर्श है जिसके अंतर्गत इस बात की कोशिश की जाती है कि एक संगठित समाज में सभी व्यक्तियों के अधिकारों में सामंजस्य बना रहे और व्यक्तिगत विकास और सामाजिक विकास के अंतर्विरोध न पैदा हों। और प्लेटो प्रथम राजनीतिक विचारक हैं जिसने अपने प्रसिद्ध पुस्तक रिपब्लिक में न्याय की परिभाषा दिया था। और जॉन रॉल्स ने न्याय को उत्तम समाज यानी गुड सोसाइटी और प्रथम एवं अनिवार्य सद्गुण माना है। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन और बनता है कि न्याय को उत्तम समाज और प्रथम एवं अनिवार्य सद्गुण कौन माना है? तो इसका आपका ऑप्शन हो जाएगा जॉन रॉल्स। अगला प्रश्न देखते हैं। मल्टीकल्चरल सिटीजनशिप ए लिबरल थ्योरी ऑफ माइनॉरिटी राइट्स जो 1995 में प्रकाशित पुस्तक हुई थी, ये किसके द्वारा लिखी गई है? ऐसे आपके ऑप्शंस हैं, ए टी.एच. मार्शल, या बी विल किमलिका, या सी बी.एस. टर्नर, या डी भीखू पारेखस। तो आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, विल किमलिका। यानी कि मल्टीकल्चरल सिटीजनशिप ए लिबरल थ्योरी ऑफ माइनॉरिटी राइट्स जो 1995 में प्रकाशित हुई थी, इसके जो क्या बोलते हैं, इस पुस्तक के प्रसिद्ध कनाडाई राजनीतिक दार्शनिक विल किमलिका ने लिखा है इसको। विल किमलिका कहाँ के थे? ये जो आपके कनाडा की प्रसिद्ध राजनीतिक दार्शनिक थी ये। और इनकी जो है बहुसंस्कृतवादी विचार ये जो है आपके बहुसंस्कृतवादी विचारक हैं। और इस पुस्तक में इन्होंने जातीय एवं राष्ट्रीय अल्पसंख्यकों के सांस्कृतिक अधिकार का समर्थन किया है। अगला प्रश्न देखते हैं। जस्टिस शब्द जस से निकला है और जस का संबंध जिससे है निम्न में से किस भाषा से है? इसमें आपके ऑप्शंस हैं, ए अंग्रेजी से, या बी लैटिन से, या सी फ्रांसीसी से, या डी हिंदी से। आपको दूसरे प्रश्न में भी बताए हैं कि जस्टिस जो आपके जस है किससे निकला हुआ है, तो आपके किस भाषा का ये शब्द है? तो आपका सही ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लैटिन शब्द से निकला हुआ है। लैटिन शब्द का ये है जस। यानी कि न्याय अथवा जस्टिस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के जस्टिसिया से हुई है। और न्याय का शाब्दिक अर्थ जोड़ना होता है।
न्याय से तात्पर्य उस सामाजिक आदर्श से है जिसके द्वारा मनुष्य के पारस्परिक संबंधों की उचित व्यवस्था एवं और इस उद्देश्य से की जाती है कि संगठित समाज की इकाई के रूप में व्यक्ति के अधिकारों में सामंजस्य बना रहे। अगला प्रश्न देखते हैं। न्याय का अर्थ है कि क्या? न्याय का क्या अर्थ है? इस आपके ऑप्शंस हैं। ए, कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता, या बी, भेदभाव किया जा सकता है, या सी, राजा की बुद्धि के अनुसार भेदभाव किया जा सकता है, या डी, बहुमत के अनुसार भेदभाव किया जा सकता है। तो इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, यानी कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है। न्याय का ये अर्थ होता है। न्याय का तात्पर्य उस सामाजिक आदर्श से है जिसके द्वारा मनुष्य के पारस्परिक संबंधों की उचित व्यवस्था इस उद्देश्य से की जाती है कि संगठित समाज की इकाई के रूप में व्यक्ति के अधिकार में सामंजस्य बना रहे। अगला प्रश्न देखते हैं। सामाजिक न्याय से तात्पर्य है, इसमें आपके ऑप्शंस हैं। ए, सभी को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त हो, या बी, सभी को समान आर्थिक अधिकार प्राप्त हो, या सी, सभी को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त हो, या डी, सभी प्रकार के भेदभाव यथा जाति, रंग, धर्म, लिंग आदि पर आधारित सुविधा समाप्त हो। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आपके जो है सामाजिक न्याय के क्या बोलते हैं, सामाजिक न्याय का जो तात्पर्य है यानी सभी प्रकार के भेदभाव, यानी इसका ऑप्शन नंबर डी जो सही है इसका। यानी इसे आपको दिया हुआ सामाजिक न्याय का तात्पर्य यह है कि सभी प्रकार के भेदभाव यथा जाति, धर्म, लिंग, रंग आदि पर आधारित सुविधाएं समाप्त हों। अर्थात सामाजिक न्याय का अर्थ है कि समाज में रहने वाले लोग अधिक से अधिक समान हों। सामाजिक न्याय की यह मांग है कि धन और विशेषाधिकार से उत्पन्न असमानताओं को दूर किया जाए। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसके अनुसार शक्तिशाली का हित ही न्याय है? इसमें आपका ऑप्शंस हैं। ए, अरस्तु, या बी, थ्रेसीमेकस, या सी, प्लेटो, या डी, मैकियावेली। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, थ्रेसीमेकस। यानी कि थ्रेसीमेकस के अनुसार मेरा दावा, थ्रेसीमेकस कहते हैं उनके अनुसार कहा गया है कि मेरा दावा है कि शक्ति के अधिकार का प्रमाण यानी माइट इज राइट और शक्तिशाली का हित ही न्याय है। ये आपके थ्रेसीमेकस ही कहते हैं। और सेफालस कहता है कि न्याय सत्य बोलने और अपना ऋण चुकाने में निहित है। अगला प्रश्न देखते हैं। जॉन रॉल्स के अनुसार न्याय के लक्षण हैं क्या? इसमें आपके ऑप्शंस हैं। ए, न्याय समाज का प्रथम सद्गुण है, या बी, प्रक्रियात्मक न्याय की प्रधानता, या सी, सामाजिक न्याय से सरोकार, या डी, उपयुक्त सभी। ये आपको पिछले प्रश्न में बताया कि जॉन रॉल्स के न्याय का सिद्धांत क्या है। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। यानी कि जॉन रॉल्स के अनुसार न्याय का लक्षण न्याय समाज का प्रथम सद्गुण भी है, प्रक्रियात्मक न्याय की प्रधानता भी है, और सामाजिक न्याय से सरोकार भी है। ये आपके जॉन रॉल्स का न्याय के सिद्धांत का वो है, समर्थन करते हैं जो जिस तरह से जॉन रॉल्स ने न्याय को शुद्ध प्रक्रियात्मक कहा है। और जॉन रॉल्स ने उत्तम समाज के जिन सद्गुणों की अपेक्षा होती है उसमें न्याय का स्थान सर्वप्रथम है, और न्याय उत्तम समाज के अनिवार्य अपेक्षा है। इसके अतिरिक्त प्रक्रियात्मक न्याय का समर्थन करते हुए भी जॉन रॉल्स ने न्याय की धारणा व्यक्तिवादी के विपरीत सामाजिक न्याय को सरोकार रखती है। ये आपकी जॉन रॉल्स की धारणा है ये। अगला प्रश्न देखते हैं। वितरक न्याय के सिद्धांत का प्रतिपादक सबसे पहले किया गया था किसके द्वारा? इसमें आपके ऑप्शंस हैं। ए, अरस्तु द्वारा, या बी, गॉडविन द्वारा, या सी, हर्बर्ट स्पेंसर द्वारा, या डी, रॉल्स द्वारा। तो इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, अरस्तु द्वारा। यानी कि वितरक न्याय का सिद्धांत का जो प्रतिपादन है ये अरस्तु द्वारा किया गया था। और उनके अनुसार राज्य को चाहिए कि अपने नागरिकों को राजनीतिक पद, सम्मान तथा अन्य आदि लाभ देना चाहिए, और बंटवारा न्यायपूर्ण ढंग से हो अर्थात योग्यता के आधार पर हो। ये आपके अरस्तु ने कहा था, अरस्तु के अनुसार है ये। अगला प्रश्न देखते हैं। जॉन रॉल्स की न्याय की धारणा है क्या? इसमें आपके ऑप्शंस हैं। ए, समाजवादी, या बी, उपयोगितावादी, या सी, समुदायवादी, या डी, उदारवादी।
तो इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, उदारवादी। यानी जॉन रॉल्स की जो न्याय की धारणा है वह उदारवादी धारणा है। और जैसे कहा गया रॉल्स ने उदारवाद की परिधि में समानता और नैतिक आयाम जोड़कर न्याय की एक नई परिकल्पना प्रस्तुत की, जिसे उदार समतावादी परिकल्पना कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रत्येक राज्य को उसके द्वारा प्रदत्त अधिकारों से जाना जाता है। इसमें आपके ऑप्शंस हैं, ए ब्राइस द्वारा कहा गया है ये, या बी लास्की का कथन है, या सी बार्कर का कथन है, या डी गार्नर का कथन है। तो इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, लास्की का कथन। यानी लास्की का यह कथन है कि प्रत्येक राज्य को उसके द्वारा प्रदत्त अधिकारों से जाना जाता है। यानी अधिकार हमारे सामाजिक जीवन की अनिवार्य आवश्यकताएं हैं, जिसके बिना न तो व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकता है और न ही समाज के लिए उपयोगी कार्य कर सकता है। इसीलिए अधिकारों के बिना मानव जीवन के अस्तित्व की कल्पना ही नहीं की जा सकती है। इसलिए लास्की ने कहा है कि एक राज्य अपने नागरिकों को जिस प्रकार से अधिकार प्रदान करता है, उसी के आधार पर राज्य को अच्छा या बुरा कहा जा सकता है। यह लास्की का कथन है। अगला प्रश्न देखते हैं। यह किसका कथन है कि जब राज्य होगा तो स्वतंत्रता नहीं हो सकती, और जब स्वतंत्रता होगी तो राज्य अस्तित्व में नहीं रहेगा। इसमें आपके ऑप्शंस हैं, ए बेंथम का कथन है, या बी मार्क्स का कथन है, या सी मिल का कथन है, या डी लेनिन का कथन है। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, लेनिन का कथन है। यानी लेनिन का कथन है कि जब राज्य होगा तो स्वतंत्रता नहीं हो सकती, और जब स्वतंत्रता होगी तो राज्य अस्तित्व में नहीं रहेगा। यह आपके लेनिन का कथन है। लेनिन ने कहा है कि संक्रमण काल में राज्य बना रहेगा, परंतु वास्तव में जब सर्वहारा के अधिनायकवाद को एक प्रकार का राज्य होने की मान्यता मिल जाएगी, तब स्वतंत्रता नहीं होगी। यानी ये स्वतंत्रता का अस्तित्व होगा तब कोई राज्य नहीं होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। राज्य का कार्य एक उत्तम जीवन के मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करना है। यह कथन है किसका? इसमें आपके ऑप्शंस हैं, ए टॉमस एक्विनास का, या बी जे.एस. मिल का, या सी जॉन लॉक का, या डी ग्रीन का। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, ग्रीन का। यानी कि ग्रीन का कथन है कि राज्य का कार्य एक उत्तम जीवन के मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करना है। यानी कि टी.एस. ग्रीन ने कहा था कि राज्य का कार्य एक उत्तम जीवन में मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करना है। अर्थात ग्रीन ने राज्य की भूमिका को नकारात्मक ढंग से प्रस्तुत किया है, जिसका तात्पर्य यह है कि बाधाओं को बाधित करना, अशिक्षा, नशाखोरी और असुरक्षा से लोगों को मुक्त कर राज्य उनके जीवन को बेहतर बना सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं। यह किसने कहा है कि राज्य एक निश्चित क्षेत्र के अंदर विधि के लिए संगठित जनता है? इसमें आपके ऑप्शंस हैं, ए वुड्रो विल्सन, या बी हेरोल्ड लास्की, या सी बैजहार्ट, या डी लॉर्ड ब्राइस। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, वुड्रो विल्सन। यानी वुड्रो विल्सन का कथन है कि राज्य एक निश्चित क्षेत्र के अंदर विधि के लिए संगठित जनता है। और इसी में ब्लंसली कहते हैं कि राज्य किसी निश्चित प्रदेश में के राजनीतिक दृष्टि से संगठित लोग हैं। और अरस्तु कहते हैं कि राज्य एक संपूर्ण एवं आत्मनिर्भर जीवन का ध्येय सिद्ध करने के लिए परिवारों तथा गांवों का समूह है। अगला प्रश्न देखते हैं। राज्य का कार्य अच्छे जीवन की बाधाओं के मार्ग में बाधा पहुंचाना है। यह कथन किसका है? इसमें आपके ऑप्शंस हैं, ए हीगल का, या बी बोसांके का, या सी कांट का, या डी ग्रीन का। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, ग्रीन का, टी.एच. ग्रीन का। यानी कि राज्य का कार्य अच्छे जीवन की बाधाओं के मार्ग में बाधा पहुंचाना है, ये आपके टी.एच. ग्रीन का कथन है। यानी टी.एच. ग्रीन जो है आपके ये आदर्शवादी विचारक थे। ये जो है इन्हीं का कथन थे कि राज्य का प्रमुख व्यक्ति के मार्ग में आने वाली बाधाओं को बाधित करना है। अगला प्रश्न देखते हैं। राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का पदक्रम है। यह कथन किसका है? इसमें आपके ऑप्शंस हैं, ए रॉबर्ट फिल्मर का, या बी
हीगल का, या सी मैकाइवर का, या डी बर्क का। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, हीगल का। यानी हीगल का कथन है कि राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का पदक्रम है। या ध्यान रहे कि हीगल प्रमुख आदर्शवादी विचारक हैं जिसने राज्य को आत्मा का बृहद रूप माना है। यानी हीगल राज्य को आत्मा का बृहद रूप मानते हैं और हीगल ने मार्क्स के विपरीत चेतना को सृष्टि के विकास का सार तत्व माना है। अगला प्रश्न देखते हैं। राज्य सिर्फ समुदाय ही नहीं वरन यह सर्वोच्च समुदाय भी है, यह कथन किसका है? इसमें आपके ऑप्शंस हैं ए मैक्सी, या बी फास्टर, या सी डनिंग, या डी अरस्तु। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी अरस्तु। यानी अरस्तु का कथन है कि राज्य सिर्फ समुदाय ही नहीं वरन एक सर्वोच्च समुदाय भी है। और अरस्तु ने राज्य को एक स्वाभाविक एवं प्राकृतिक संस्था भी माना है जो व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास हेतु मार्ग प्रशस्त करता है। और अरस्तु के अनुसार राज्य परिवार एवं ग्रामों का एक ऐसा समूह है जो व्यक्ति के सद्जीवन की प्राप्ति के लिए बना हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित विचारकों में से कौन एक राज्य के यांत्रिक स्वरूप की अवधारणा का समर्थक नहीं है? इसमें आपके ऑप्शंस हैं ए हाब्स, या बी मिल, या सी बेंथम, या डी ग्रीन। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी टी.एच. ग्रीन। यानी कि टी.एच. ग्रीन जो आपके यांत्रिक स्वरूप राज्य के यांत्रिक स्वरूप की अवधारणा का समर्थक नहीं है। यांत्रिक अवधारणा के अनुसार राज्य का निर्माण व्यक्तियों के द्वारा अपने हित के लिए किया गया है। और इस अवधारणा के समर्थक जो है आपके हॉब्स, लॉक, बेंथम, टी.एच. ग्रीन आदि हैं। ये जो है आपके यांत्रिक अवधारणा के समर्थक हैं। जबकि टी.एच. ग्रीन एक आदर्शवादी विचारक हैं और उन्होंने राज्य की यांत्रिकी अवधारणा का समर्थन नहीं किया है। अगला प्रश्न देखते हैं। निरंतर जागरूकता स्वतंत्रता का मूल्य है, यह कथन किसका है? इसमें आपके ऑप्शंस हैं ए लॉर्ड एक्टन, या बी ह्यूम, या सी लॉवेल, या डी ब्राइस। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड एक्टन का। यानी निरंतर जागरूकता स्वतंत्रता का मूल्य है, यह कथन आपके लॉर्ड एक्टन का है। अगला प्रश्न। वितरणात्मक न्याय के सिद्धांत का प्रतिपादक किया गया था। इसमें आपके ऑप्शंस हैं ए हाब्स द्वारा, या बी अरस्तु द्वारा, या सी प्लेटो द्वारा, या डी लॉर्ड एक्टन द्वारा। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी अरस्तु द्वारा। यानी वितरणात्मक न्याय जो है आपके अरस्तु के द्वारा दिया गया है। और अरस्तु का न्याय जो है दो रूपों में मिलता है, पहला आपका वितरणात्मक न्याय, दूसरा आपका सुधारात्मक न्याय। यहाँ पे कभी कभी यही पूछ लेता है कि सुधारात्मक न्याय के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया है, तो वहाँ उसका भी ऑप्शन अरस्तु ही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसका अर्थ है कि प्रकृति के सभी मनुष्यों को समान बनाया है? यह किसका मानना है, किसका अर्थ है, किसका कहना है कि प्रकृति ने सभी मनुष्यों को एक समान ही बनाया है? ऑप्शन है आपके सामाजिक समानता, या बी नागरिक समानता, या सी प्राकृतिक समानता, या डी राजनीतिक समानता। यानी कि इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी प्राकृतिक समानता। यानी कि प्राकृतिक समानता का अर्थ है कि प्रकृति ने मनुष्यों को समान बनाया है। और प्राकृतिक समानता से तात्पर्य यह है कि मनुष्य जन्मजात समान होता है, अर्थात प्रकृति ने सभी को समान बनाया है। असमानता कृत्रिम है और समाज की देन है। यानी वर्तमान समय में प्राकृतिक समानता की विचारधारा सर्वथा भ्रममूलक है। अगला प्रश्न देखते हैं। किस प्रकार की सरकार में संप्रभुता जनता में निहित होती है? इसमें आपके ऑप्शंस हैं ए राजतंत्र में, या बी अधिनायक तंत्र में, या सी जनतंत्र में, या डी अभिजात तंत्र में। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी जनतंत्र में। यानी कि सरकार में संप्रभुता सरकार की संप्रभुता जनता में निहित होती है, यह आपके जनतंत्र में होता है।
जनतंत्र की सरकार में संप्रभुता जनता में निहित होती है और सर्वसाधारण जनता इस शक्ति का प्रयोग करते हुए सरकार के निर्माण और उसके विघटन में योगदान देती है और अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से उस पर नियंत्रण रखती है। यानी वर्तमान समय में जो है जनतांत्रिक प्रणाली को वैश्विक मान्यता प्राप्त हो चुकी है। अगला प्रश्न देखते हैं। वितरणात्मक न्याय मुख्यतः सम्मान या संपदा के वितरण से संबंधित है, ऐसा किसने कहा था? इसमें आपके जो ऑप्शंस हैं, ए प्लेटो या बी मार्क्स या सी अरस्तु या डी ग्रामसी। इसमें का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी अरस्तु। यानी वितरणात्मक न्याय मुख्यतः सम्मान या संपदा के वितरण से संबंधित है, यह आपके अरस्तु का मानना था। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी महिलाओं की समानता संबंधित तर्क है? ए पुरुषों की तुलना में महिलाओं की निम्नता समाज द्वारा बनाई गई जो विधिक रूप से न्यायोचित नहीं है, या बी मुक्ति व समानता के सिद्धांत महिलाओं की स्थिति पर लागू न होना विरोधाभासी है, या सी महिलाएं प्राकृतिक रूप से पुरुषों से भिन्न हैं, या डी महिला असमानता बनी रही क्योंकि इसको न्यायोचित ठहराया गया था। इस आपको चुनना कि कौन कौन सा इसमें आप जो है महिलाओं की समानता संबंधित तर्क में कौन सा सही है। आपके ऑप्शंस हैं ए बी व सी, यानी ए बी व सी सही है, या बी ए बी व डी सही है, या सी ए और बी सही है, या डी सी और डी सही है। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ए और बी सही है। यानी कि महिलाओं की समानता संबंधित कहा गया है कि ये पुरुषों की तुलना में महिलाओं की निम्नता समाज द्वारा बनाई गई है जो विधिक रूप से न्यायोचित नहीं है। नारीवादियों के अनुसार जेंडर एक सांस्कृतिक संकल्पना है जिसमें समाज द्वारा महिलाओं और पुरुष के लिए अलग अलग भूमिकाएं निर्धारित की गई। समीन द बुआ का मानना है कि महिला पैदा नहीं होती बल्कि बनाई जाती है। और बी में कहा गया है कि मुक्ति व समानता के सिद्धांत महिलाओं की स्थिति पर लागू न होना विरोधाभासी है और नारीवादियों के अनुसार महिलाएं अभी प्राकृतिक अवस्था में हैं, इसलिए सार्वजनिक जीवन में प्राप्त स्वतंत्रता, समानता और अधिकार केवल पुरुषों के लिए हैं। इसलिए उन्होंने सार्वजनिक और निजी जीवन के कृत्रिम विभाजन को अस्वीकार कर दिया और नारा दिया पर्सनल इज पॉलिटिकल। अगला प्रश्न देखते हैं। सकारात्मक स्वतंत्रता क्या है? इसमें आपके ऑप्शंस हैं ए बाहरी बाधाओं का अभाव, या बी विधि की बाध्यताओं का अभाव, या सी गैर हस्तक्षेप की स्वतंत्रता, या डी विकल्प चयन की स्वतंत्रता। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी विकल्प चयन की स्वतंत्रता। यानी सकारात्मक स्वतंत्रता का क्या है? विकल्प चयन की स्वतंत्रता। सकारात्मक स्वतंत्रता विकल्प चयन की स्वतंत्रता है। और सकारात्मक स्वतंत्रता के प्रमुख समर्थक जो हैं आपके रूसो हैं, कांट हैं, हीगल हैं, ग्रीन हैं, टी.एच. ग्रीन हैं, वही बोसांके हैं, बार्कर हैं, लास्की हैं, लियोस्ट्रास हैं, मैकफर्सन हैं। ये जो लोग आपके सकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक हैं। और रूसो ने सकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थन किया क्योंकि उनके अनुसार अपनी तात्विक इच्छा रियल विल के अनुसार कार्य करना ही स्वतंत्रता है। और अमर्त्य सेन ने अपने प्रसिद्ध पुस्तक डेवलपमेंट एज फ्रीडम जो 1999 में प्रकाशित हुई थी में स्वतंत्रता का आशय व्यक्ति की क्षमताओं का विकास को माना है। और हीगल के अनुसार राज्य की आज्ञा का पालन करना ही स्वतंत्रता है। अगला प्रश्न देखते हैं। कौन इस विचार का समर्थक है कि वितरणात्मक समानता को लोगों की सामर्थ्य समान करने में से संबंधित होना चाहिए? इसमें आपके ऑप्शंस हैं ए माइकल वाल्जर, या बी रोनाल्ड डार्किन, या सी जॉन रॉल्स, या डी अमर्त्य सेन। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी अमर्त्य सेन। यानी कि सामर्थ्य की समानता की अवधारणा का प्रतिपादन जो है भारतीय अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने 1990 के दशक में किया था। और यह अवधारणा लोगों,
कल्याण यानी कुशल क्षेम संबंधित है। अमर्त्य सेन की प्रमुख रचनाएं जो आपके इस प्रकार हैं। पहला है आपका द आइडिया ऑफ जस्टिस जो 2009 में प्रकाशित हुई थी, डेवलपमेंट ऑफ फ्रीडम जो 1999 में प्रकाशित हुई, और द कैपेबिलिटी अप्रोच कॉन्सेप्ट मेजर एंड एप्लीकेशंस ये आपके 2008 में प्रकाशित हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा नकारात्मक और सकारात्मक अधिकारों के विचार के बारे में सच है? इसमें आपके ऑप्शंस हैं। ए, नकारात्मक अधिकारों में कर्तव्य शामिल होते हैं जबकि सकारात्मक अधिकारों में गैर हस्तक्षेप शामिल होता है। बी, दोनों नकारात्मक और सकारात्मक अधिकारों में कर्तव्य शामिल होते हैं। या सी, दोनों नकारात्मक और सकारात्मक अधिकारों में कर्तव्य शामिल होते हैं। या डी, नकारात्मक अधिकारों के गैर हस्तक्षेप शामिल होता है जबकि सकारात्मक अधिकारों में कर्तव्य शामिल होता है। इसमें आपको देख रहे हैं ऑप्शन बी और सी रिपीट हो गया है, तो इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, नकारात्मक अधिकारों में गैर हस्तक्षेप शामिल होता है जबकि सकारात्मक अधिकारों में कर्तव्य शामिल होता है। यह आपका नकारात्मक और सकारात्मक अधिकार के विचार के बारे में यही सच है। नकारात्मक अधिकारों में गैर हस्तक्षेप शामिल है जबकि सकारात्मक अधिकार में कर्तव्य शामिल है, और अधिकार नकारात्मक एवं सकारात्मक दोनों होते हैं। नकारात्मक अधिकार के अंतर्गत राज्य का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है जबकि सकारात्मक अधिकार के अंतर्गत राज्य युक्त निर्बंधन लगा सकता है, यानी कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं, न्याय की राल्सियन सिद्धांत जिसे न्याय के निष्पक्षता के रूप में जाना जाता है किस प्रकार के सिद्धांत का उदाहरण है? इसमें आपके ऑप्शंस हैं। ए, गैर आदर्श सिद्धांत, या बी, आदर्श सिद्धांत, या सी, कार्यप्रणाली सिद्धांत, या डी, तुलनात्मक राजनीतिक सिद्धांत। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, आदर्श सिद्धांत, यानी कि न्याय के राल्सियन सिद्धांत जिसे न्याय के निष्पक्षता के रूप में जाना जाता है यह आपके आदर्श सिद्धांत का उदाहरण है। न्याय के राल्सियन सिद्धांत का आदर्श सिद्धांत का उदाहरण जबकि जॉन रॉल्स ने अपने न्याय के सिद्धांत को शुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय कहा है, और जॉन रॉल्स जो है महानतम नैतिक विचार अमेरिकी उदारवाद के दार्शनिक थे। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन से राजनीतिक वैज्ञानिक ने स्वतंत्रता की अवधारणा को सकारात्मक और नकारात्मक स्वतंत्रता के दो घटकों में वर्गीकृत किया? इस आपके ऑप्शंस हैं। ए, आइजिया बर्लिन, या बी, जॉन जैक्स रूसो, या सी, जॉन लॉक, या डी, लैरी डायमंड। इस आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, आइजिया बर्लिन, यानी कि आइजिया बर्लिन ने स्वतंत्रता की अवधारणा को सकारात्मक और नकारात्मक नामक दो घटकों में बांट दिया, और इनका बर्लिन का मानना था कि राज्य का काम केवल नकारात्मक स्वतंत्रता की रक्षा करना है, अर्थात बंधनों को हटाना है, और सकारात्मक स्वतंत्रता राज्य का निजी मामला है। बर्लिन ने समानता के ऊपर स्वतंत्रता को वरीयता दी है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित विद्वानों के बीच किस वितरणात्मक न्याय की सामुदायिक आलोचना के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है? इसमें आपके ऑप्शंस हैं। ए, जॉन रॉल्स, या बी, मिशेल फौकाल्ट, या सी, माइकल सैंडेल, या डी, रॉबर्ट नोजिक। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, माइकल सैडेल, यानी कि माइकल सैडेल की वितरणात्मक न्याय की सामुदायिक आलोचना के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। और सैडेल जो है हार्वर्ड विश्वविद्यालय में एक अमेरिकी राजनीतिक दार्शनिक और राजनीति शास्त्र के प्रोफेसर हैं, और उनका कोर्स जस्टिस पहला हार्वर्ड कोर्स है जो ऑनलाइन और टेलीविजन पर स्वतंत्र रूप से उपलब्ध कराया जाता है। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, थैंक यू सो मच।